हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस के लिए है और वीडियो का क्रम 26 है। चैप्टर हमारा 2 चल रहा है जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। यहाँ पे हमने आपको इससे पहले बताया था जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन चल रहा था उसमें आपको हमने 2 क्वेश्चन दे दिए थे। अब उसी क्रम में हम तीसरा क्वेश्चन आपके लिए जो लेकर के आए हैं इस चैप्टर में, वो तीसरा क्वेश्चन ये है, उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए जो जल की एक बूंद को, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर है और जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है, वह वायु में स्थिर लटक सके। जबकि कुछ वैल्यू हमें दे रखी हैं। स्मॉल जी यानी गुरुत्व त्वरण दिया हुआ हमें 10 न्यूटन बटे किलोग्राम, तथा रो घनत्व है यहाँ पे रो 10⁻³ किलोग्राम बटे मीटर/3, और स्मॉल ई होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब ध्यान से समझिए सवाल कहता क्या है। उस वैद्युत क्षेत्र का मान बताना है जो कि जल की एक बूंद को, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर है, यानी एक 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक बूंद है, वो एक वैद्युत क्षेत्र में रखी है और इस तरीके से रखी है कि उस पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है और वो वायु में पूरी तरीके से स्थिर लटकी है, यानी संतुलन की अवस्था में। कैसे लटकी हुई होगी? स्थिर ऐसे लटकी हुई होगी कि इसका मतलब ये हो गया उस वैद्युत क्षेत्र में ऊपर की ओर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, यानी वैद्युत बल तो क्यू ई, मैंने बताया इससे पहले, आपने वीडियो देखी होंगी तो जरूर मैंने बताया होगा कि इससे पहले जो बल लगता था वो क्यू ई होता था। तो वो जो बल क्यू ई था वो भार के बराबर होगा, यानी किसके भार के बराबर? बूंद के भार के बराबर होगा। तो जब बूंद का भार नीचे की ओर होगा और बल का मान ऊपर की ओर होगा तो ये दोनों मान आपस में एक दूसरे के बराबर होने की वजह से वो स्थिर लटकी होगी बिल्कुल, यानी जो वैद्युत बल होगा वो ऊपर की ओर होगा जबकि भार जो होगा वो नीचे की ओर होगा, और संतुलन की अवस्था में ऊपर की ओर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो नीचे की ओर गोली के भार W के बराबर होगा। इस कंडीशन से जाकर के हम वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है। जो मान दे रखे हैं वो हमने लिख लिए। एक तो त्रिज्या दे रखी है 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में हम यूज़ नहीं करते इसलिए इसको हमने मीटर बना लिया। 10⁻⁻2 से गुणा करने के बाद तो -5 और -2 और -7 हो जाएगा, परंतु अब सेंटीमीटर से ये मीटर चेंज हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तथा क्या दे रखा? आवेश जो दे रखा वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर दे रखा, और 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो आवेश दे रखा वो हमें कितना दिया हुआ है? ये 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम ये आवेश दिया हुआ है, और गुरुत्व त्वरण जी का जो मान दिया हुआ है वो 10 न्यूटन बटे किलोग्राम दिया हुआ है, और घनत्व का जो मान है वो 10⁻³ किलोग्राम बटे मीटर/3 है। तो ये कुछ वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक हो गया। चूँकि बूंद जो होती है वो गोले के आकार की होती है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? बूंद का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। जो बूंद जो होती है वो गोले के आकार की होती है, तो गोले के आकार की होती है तो गोले का जो आयतन होता है वो तो 4/3 πr³ होता है। तो हमने इससे क्या कर लिया? गोले का आयतन नहीं बल्कि बूंद का आयतन निकालने की कोशिश करनी, क्योंकि बूंद का आयतन जब तक नहीं निकालेंगे जब तक बूंद का द्रव्यमान नहीं आएगा हमारे पास। तो बूंद का द्रव्यमान निकालने के लिए पहले हमें आयतन तो ज्ञात करना ही होगा। तो पहले हम ज्ञात करते हैं आयतन। तो आयतन B बराबर होता है 4/3 πr³। तो B बराबर 4/3, पाई का मान आपको पता होता है कितना? 3.14 इंटू 3. ये हो गया 4/3 और इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू आर की वैल्यू कितनी थी? आर की वैल्यू कितनी? 10⁻⁻7, जो कि क्यूब है, आर की क्यूब है, तो 10⁻⁻7 का क्यूब हो जाएगा। इतना वॉल्यूम आ गया, इतना आयतन आ गया, और आयतन का मात्रक होता है मीटर/3। तो इतना आ गया आयतन हमारे पास। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब उसके बाद निकालेंगे बूंद का द्रव्यमान, और बूंद का द्रव्यमान निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे m बराबर v इंटू रो, यानी द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। ठीक हो गया। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व ये होता है। तो द्रव्यमान बराबर आ जाएगा आयतन कितना आ गया हमारे पास? आयतन ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो आयतन का मान यानी v का मान तो हमने उठा के यहाँ से सारा का सारा ये रख दिया, और गुणा रो घनत्व ये रहा 10⁻3, क्योंकि रो का मान हमें 10⁻3 दिया हुआ था, ये रख दिया हमने। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये 10⁻⁻7 की क्यूब करे तो 10⁻⁻ के कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी, और इंटू 10⁻³ ये है ही। तो -21 में जब 3 घटेंगे तो 18 बच जाएंगी। ठीक हो गया। और ऊपर की इनकी गुणा कर लेंगे, किस किस की? 3.14 की, और 4 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12.56, और बटे में कौन है? 3 से इसको भाग कर देंगे, और 10⁻18 आ ही रहा था, तो 3 से जब इसको भाग करेंगे तो 3 चौक 12, यानी 4.2 गुणा 10⁻18 आ जाएगा m बराबर। ठीक है। यानी यो क्या आएगा? बूंद का द्रव्यमान आ गया। क्या आ गया? बूंद का द्रव्यमान आ गया किलोग्राम में। ठीक हो गया। तब वैद्युत क्षेत्र में बूंद के संतुलन की अवस्था में वैद्युत बल QE का जो मान होगा वो बूंद के भार mg के बराबर होगा। जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बताया था, बूंद संतुलन की अवस्था में केवल तभी रह सकती है जब
ऊपर की ओर लगने वाले वैद्युत बल क्यू ई का मान नीचे की ओर लगने वाले भार एम जी के बराबर होगा। तो वही हमने किया। तो वैद्युत बल जो होता है बराबर क्यू ई होता है और एफ़ की जगह पे हमने एम जी रख दिया। तो ये रख दिया, एफ़ की जगह एम जी रख दिया और क्यू ई अपनी जगह था, तो एम जी बराबर क्यू ई। और यहाँ से तो मुझे वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना आ जाएगा, एम जी बटे क्यू आ गया। बस अब इनकी वैल्यू रख दी, तो वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से करके। ई इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 4.2 10⁻⁻⁰ ये हमने रख दिया। और इंटू जी की वैल्यू कितनी थी गुरुत्वाकर्षण की, ऊपर दी थी क्वेश्चन में हमें 10 दी थी। ऑब्लिक क्यू आवेश कितना था 1.6 10⁻⁻⁻⁰ ये आ गया हमारे पास। इक्वल टू हमने क्या किया, ये 10 को यानी 10 को हमने इसके साथ मिला दिया, मिलाते ये 10⁻⁻17 हो जाएगी और 19 ऊपर जाके प्लस के 19 हो जाएगी। तो 42/16 10⁻⁻17 और प्लस के 19 हो जाएगी। जब 16 से 42 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.62 और 10⁻19 में से 17 घटा दीजिए, प्लस के 2 बचेंगे। ये आ गया इतने न्यूटन प्रति कूलाम। यानी वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 2.62 गुणा 10⁻+ के 2 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, ई इक्वल टू 262, यानी ये पॉइंट हटा दिया और 10⁻2 जो प्लस की 2 थी इसमें एडजस्ट कर दी, यानी 10⁻2 एडजस्ट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास 262 हो जाएगा इतने न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा, यानी उस बूंद को इतने वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा ताकि वो बूंद जो है संतुलन की अवस्था में रहेगी। क्लियर हो गया बात, इस तरीके से करके आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, यानी नया क्वेश्चन आता है। नया क्वेश्चन क्या कहता है, 5i + 10j इतने न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2 j मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। तो पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। देखिए हमें क्या कह दिया, न्यूटन प्रति कूलाम, ये तो वैद्युत क्षेत्र का मान हो गया और ये हो गया क्षेत्रफल का मान 0.2 j मीटर स्क्वायर। आई और जे लगे होने से ये हो जाता है कि ये दोनों सदिश राशियाँ हैं। ठीक हो गया। तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स पूछा है, तो वेक्टर ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ई बराबर 5i + 10j न्यूटन प्रति कूलाम, और क्षेत्रफल कितना दे रखा, डी ए बराबर 0.2 j मीटर स्क्वायर। निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डी ए। ये आपको बता दिया गया है गॉस के पिरियड में कि फाई निर्गत फ्लक्स जो होता है वेक्टर ई डॉट डी ए होता है। तो फाई ई बराबर वेक्टर ई की वैल्यू कितनी आ गई 5i + 10j और डी ए का मान कितना आ गया 0.2 j आ गया। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करके आएगी डॉट प्रोडक्ट इनकी, 0.2 की पहले तो 5 में करेंगे तो याद आएगा 1.0 i डॉट j आ जाएगा और प्लस 10 × 0.2 यानी 2.0 j डॉट j आ जाएगा। आपको शायद पता होगा i डॉट j 0 होता है और j डॉट j जो होता है 1 होता है। तो i डॉट j 0 हो गया, 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये पद तो, और 2.0 और इंटू j डॉट j का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ये आ गया इस तरीके से। तो ये पद तो 0 हो गया क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, सिर्फ ये बचा हमारे पास 2.0 इंटू 1 यानी 2.0। तो इस तरीके से जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा फाई बराबर वो 2.0 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलाम आ जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसी क्रम में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कहता है अनंत लंबी आवेश की रेखा 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक बार फिर बता देते हैं क्या कहता है ये, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना है। यानी अनंत लंबाई की कोई आवेशित रेखा है 2.0 मीटर दूरी पर 4.5 यानी उस रेखा से 2.0 मीटर की दूरी पर 4.5 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, उत्पन्न करती है। ठीक हो गया। तो हमें रेखीय आवेश घनत्व यानी रो की वैल्यू निकालनी है। क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो आर का मान दिया, दूरी का मान दिया 2.0 मीटर, ठीक, तथा 4.5 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र दे रखा ई बराबर 4.5 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। तो हमें पता होता है कि अनंत लंबे आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होती है वो ई इक्वल टू होती है λ/2 ε0 × पाई और इंटू आर। ये मैंने प्रूफ कराया आपको पिछली वीडियो में, आप देख सकते हैं इसी चैप्टर में। ई इक्वल टू λ/2 ε0 × पाई इंटू आर से यहाँ से हमें तो लैम्डा निकालना है क्योंकि पूछा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व पूछा, रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा होता है। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, तो ई इंटू जब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ई इंटू 2 पाई ε0 × आर, ये आ गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सारी वैल्यू रख देंगे तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा बराबर आ जाएगा ई की वैल्यू कितनी है 4.5 10⁴ और इंटू 2 अपनी जगह और पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू ε0 8.85 10⁻⁻12 होता है। ये आपको पता होगा, ε0 की वैल्यू फिक्स होती है और आर की वैल्यू 2.0 मीटर दे रखी है।
तो लैम्डा बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 2 दूनी 4 और 4 की इसमें 4.5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 गुणा 10 की घात कितने हो गए 12 में से 4 घटा दीजिए क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की 12 है तो माइनस की 8 होंगी और गुणा 3.14 ये रहा और 8.85 ये रखा हुआ इस तरीके से। जब इन सब की गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद आ जाएगा लैम्डा बराबर 500.202 और इंटू 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर, यानी इतना रेखीय आवेश घनत्व आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दशमलव को हम क्या करते हैं यहाँ ले आते हैं, शुरू में एक और एक दो स्थान को दाके यहाँ ले आते हैं तो ये आ जाएगा 5.00। तो 2 घातें कम नहीं हो जाएंगी, जब दशमलव को 2 स्थान इधर लेकर के आएंगे तो 2 घातें कम हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 5.00 गुणा 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है लैम्डा बराबर, ये हमने -6 हटा दिया तो -6 हटाते ही कूलाम जो ना माइक्रो कूलाम में आ जाएगा तो 5.0 और -6 खत्म हो गया तो माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। तो इस तरीके से करके इसका रेखीय आवेश घनत्व जो आ जाता है 5.0 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर आ जाता है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये चल रहे थे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्न। तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।